जय हिंद एवरीवन, दिस इज सभी एंड आप सभी की सभी दी या फिर सभी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सभी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे तुम सभी को साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं ऑफ क्लास 11 एंड क्लास 12 बोथ। सो बच्चे, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 12 की सेशन है ऑफ सोशियोलॉजी, जहाँ पे हम क्या करेंगे, सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज के चैप्टर को हम 30 मिनट्स के अंदर वन शॉट करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं डिस्कस करके। ओके, जिन्होंने भी चैप्टर फर्स्ट का अभी तक वीडियो नहीं देखा है, फटाफट से जाके देखना है बच्चे। एंड ये वीडियो स्पेशल डिमांड पे बना है, मेरे एक बच्चे बहुत रीच कर रहे थे कि मैम 30 मिनट्स के अंदर हमें ये चैप्टर प्लीज कंप्लीट करा दो रिविजन के पर्पस के लिए। सो दिस इज स्पेशली फॉर दैट स्टूडेंट। चलिए, सो टेलीग्राम को जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, जहाँ पे आप लोगों को ये नोट्स मिलेंगे जो भी मैं आपको आज के सेशन में पढ़ाऊंगी। सेशन में मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी नहीं, बट साथ में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी, कंसिस्टिंग ऑफ एमसीक्यूज, assertion reasons and some 6 mark question, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं 6 मार्क्स के आंसर्स इसलिए बना के दिया है मैंने आपको, ताकि आप ज्यादा कंटेंट्स को दिमाग में रखें, एंड अगर आपको वही सेम क्वेश्चन 4 मार्क या फिर 2 मार्क में भी पूछे तो आप आराम से लेके आ सको बच्चों। ठीक है, एंड यहाँ पे आप इंस्टाग्राम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे आपको चैनल रिलेटेड अपडेट्स भी मिलेंगे, आप मुझे भी जान पाओगे एंड पर्सनली अपने सभी डाउट्स को क्लियर भी करा पाओगे। सो वी विल बी मूविंग विद द चैप्टर सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूटी एंड चेंज। फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था बच्चे? सेकंड चैप्टर अगर मैं बोलूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर वाली चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था। डेमोग्राफी मतलब होती है पॉपुलेशन की स्टडी करना, ये सारी चीजें हमने देखी थी अपने फर्स्ट चैप्टर में, या आपके बुक के हिसाब से सेकंड चैप्टर बोल सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, याद है कुछ 11 का सोशल इंस्टीट्यूशन संस्थाएं, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि पॉलिटिक्स इकोनॉमी कैसे एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो कुछ याद है सोशल इंस्टीट्यूशन का बच्चे? बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, नॉर्म्स एंड रूल्स, यानी कि जो हमारे बिहेवियर को गाइड करे, सिस्टमैटिकली इन्फ्लुएंस करे। जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हम अपने लाइफ को कैसे भी जी सकते हैं ना, हमें सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी बच्चे? क्योंकि हमें कुछ अपने, हमने देखा कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, एकजुटता नहीं है, कोई भी मार एक दूसरे को मार के खा रहा है, मार के खा नहीं रहा है बट एक दूसरे को मार पीट रहा है, इनइक्वालिटी है और जस्टिस नहीं है सोसाइटी में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे बच्चे उस टाइम पे। इसलिए हमने देखा कि हमें समाज में ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, जो हम सभी को एक रूल्स में, रेगुलेशंस में बांध के रख सके और हमारे बिहेवियर को गाइड करके हमें इस तरीके से चलना है। जैसे अगर आज आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हो तो ये किसके लिए अच्छा बच्चे? आपके बेटरमेंट के लिए ही अच्छा है, आपको कोई फोर्स नहीं करता है ना। बट अगर आप नहीं करते हो तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो ये हमारे हाथ में पहले था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमने इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं को खुद बनाया है, ये ह्यूमंस का ही तो ये कह सकते हैं क्रिएशन है सोशल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे हम साथ में आते हैं। हमने फील किया कि वी नीड रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन द सोसाइटी, ताकि हम एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ जी सकें। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डेमोक्रेसी को बनाया, हमने पॉलिटिक्स में एंटर किया, एंड देन दिस इज हाउ सोशल इंस्टीट्यूशन भी हमारा निकल के आता है। सो सोशल इंस्टीट्यूशन एज अ होल अगर हम बोले कि क्या होता है, तो इट इज सिस्टम्स दैट ऑर्गेनाइजेस आवर लाइफ इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। समझ में आया? ये हमारे बिहेवियर को गाइड करता है एंड हमारे सोसाइटी में जो इंटरेक्शंस होते हैं एक दूसरे से, उससे इन्फ्लुएंस करता है। हम जाके एक दूसरे को मारपीट नहीं करते हैं ना, हम बातें करते हैं, सब चीजों को सुलझाते हैं, वॉर्स नहीं करते हैं एवरी टाइम, है ना। बात बात पे तो वॉर नहीं चल सकती ना, तो मेरी बात नहीं मानोगे, मैं लापड़ लगा दूं तो यही सिर्फ चलेगा तो फिर कैसे चलेगा सोसाइटी, है ना। डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, केओस हो जाएगा। सो वो सबसे बचने के लिए हम लोगों ने सोशल इंस्टीट्यूशन का क्या किया, सोशल इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया बच्चे। ठीक है, तो ये रूल्स हमारा स्टैब्लिश किया, एक्सपेक्टेशन ये हमारे हैं, ये पैटर्न्स को डिसाइड करते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमारी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये सब हम लोगों ने ऊपरी तौर पे जो होते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, उनकी बात की थी हमने क्लास 11 में। आज के जो हमारे डिस्कशन है बच्चे, जो हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूटी एंड चेंज वाला चैप्टर है बच्चे, इसमें हमने बात की है वो सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि हमारे बिहेवियर्स को बहुत पहले से गाइड करते हुए आए हैं, रेगुलेट करते हुए आए हैं, जिसमें हम इस चैप्टर में पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे कास्ट सिस्टम के बारे में, कि कास्ट सिस्टम ने कैसे अभी तक हमारे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया है, बहुत पहले हिस्टोरिक पीरियड से लेके अभी तक, प्री वैदिक पीरियड से लेके अभी तक कैसे इन्फ्लुएंस किया है। देन वी विल बी आल्सो डिस्कसिंग अबाउट दैट हाउ
द सेकेंड इंस्टीट्यूशन, जैसे कि ट्राइब्स का लाइफ कैसे रहा है, उनके इंस्टीट्यूशंस कैसे रहे हैं, एंड द थर्ड वन इज अ फैमिली। सो इन तीनों को एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन हम पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी देखेंगे कि इन चीजों में, मतलब इन तीनों ही फैक्टर्स में क्या चीजें हैं जो कंसिस्टेंट रही हैं आज तक के प्रेजेंट टाइम में, ये चीज चलती हुई आई है, ये कंसिस्टेंसी होगी, कंटिन्यूटी होगी, और चेंज, क्या बदलाव आए हैं इन सिस्टम्स में, इन इंस्टीट्यूशंस में बच्चे, वो हम पढ़ेंगे। समझ में आया? पहला है हमारा कास्ट सिस्टम, मीनिंग एंड डेफिनेशन। जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं ना बच्चे, तो इसमें क्या आता है? बर्थ बेस्ड हायरार्किकल सोशल ग्रुप। पता है ना कास्ट सिस्टम क्या होता है? आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, आप सभी ने पढ़ रखा है कि हमारा सोसाइटी जो था वो पहले डिवाइड हो गया था, है ना, जहाँ पे ऊपर में थे ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रास। देखो मेरा ट्रायंगल बढ़िया बना है ना। हमने ये डिस्कस कर रखा है, पढ़ रखा है बहुत पहले से। तो इंडियन सोसाइटी क्या थी? इंडियन सोसाइटी हायरार्की के तौर पे बटी हुई थी। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में हम देखते हैं रेस के बेसिस पे डिवीजन होता है, इंडिया में कास्ट के बेसिस पे डिवीजन होता है लोगों का, ठीक है। जैसे यूरोप में होते हैं कुछ ब्लैक्स होंगे, कुछ व्हाइट्स होंगे, एंड ये दोनों सेपरेट लाइफस्टाइल्स जिएंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। ऐसा हम लोगों ने साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल पढ़ा था। इंडिया में लोगों को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। फिर कास्ट सिस्टम के बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिटेल डिस्कस करेंगे, बट ऊपरी तौर से आपको पता होना चाहिए कि हमारे रिस्ट्रिक्शंस बनते हैं ऑन फूड, मैरिज, वर्क एंड सोशल इंटरेक्शन व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कास्ट सिस्टम एज अ होल। अब की फीचर्स की बात करें, जैसे मैंने बोला कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, है ना। हमारे कास्ट सिस्टम हमें बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक टाइम आता है ना जब आपकी कास्ट आपको बताती है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बच्चे यहाँ पे देखो, सबसे पहला है एस्क्राइब्ड मेंबरशिप। आपने पढ़ा है ना कि हमारा जो एस्क्रिप्शन मेंबरशिप, आप चूज नहीं करते हो कि आपको कौन से कास्ट में बॉर्न होना है, इजंट इट? आप जिस कास्ट में बॉर्न हो गए उसी कास्ट के आप हो, और आपको कोई चॉइस नहीं है इस जगह पे। सो दैट इज एस्क्राइब्ड मेंबरशिप, ठीक है। एक होता है अचीव्ड मेंबरशिप, जो आप अचीव करते हो लाइफ में और उसे हासिल करते हो, वो पाते हो। लेकिन ये अभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स की बात है। पहले के टाइम पे एस्क्राइब हुआ करता था कास्ट, है ना। कास्ट के साथ साथ जॉब्स भी, मैं पर्टिकुलरली जॉब्स की बात कर रही हूँ कि अभी के टाइम पे तो जॉब्स जो है वो अचीव्ड हो गई हैं कि आप अचीव करोगे, लेकिन पहले के टाइम पे आपको एस्क्रिप्शन था कि आप इस कास्ट में बॉर्न हो गए तो आपको यही काम करना है। आप ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो आपको भी ब्राह्मण बनना है। ये एक टाइम पे ऐसा बन गया था, है ना। एंडोगामी में हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो कास्ट है हमें उसी के अंदर शादी करनी होती है। रूल्स ऑफ कॉम्युनैलिटीज, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस होता है कि आपको ये इस व्यक्ति के साथ या इस जात के साथ, इस कास्ट के मेंबर के साथ आपको बात भी नहीं करनी है, आपको फूड भी शेयर नहीं करना है। ये डिवीजन था बच्चे। हायरार्की रैंकिंग, जैसे हमने डिस्कस किया था कि कास्ट जो है दे आर व्हाट, बेस्ड ऑन रैंक्स। कुछ लोग होंगे टॉप पे, कुछ लोग होंगे जो टॉप पे होंगे उनको क्या मिलेगा? फेवर्स मिलेगा, राइट्स मिलेगा, स्टेटस मिलेगा, और जो नीचे होंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा, है ना। प्योरिटी पोल्यूशन पे के आइडियाज थे, है ना। ट्रेडिशनली लिंक्ड ऑक्यूपेशन, जैसे मैंने बताया ऑक्यूपेशन भी आपको आपका कास्ट ही बताता था। समझ में आया बच्चे? दीज आर द की फीचर्स व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क पर्टिकुलरली, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा के पूछ सकता है आपसे। एक होता है बच्चे थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ कास्ट, जहां पे हम देखते हैं कि कास्ट को दो तरीके से समझा जाता है या दो प्रिंसिपल्स के थ्रू समझा जाता है। एक कि कास्ट जो है वो लोगों को सेपरेट करता है एक दूसरे से। आपको लगता है ना बच्चे कि कास्ट में हम देखते हैं कि लोगों को डिवाइड कर देता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फूड, कि आप किससे फूड शेयर करोगे, किससे इंटरेक्ट करोगे, एंड पर्टिकुलरली आप किसके साथ आपकी शादी होगी। ये सारी चीजें आपका कास्ट तय करता है। तो ये सेपरेट करता है लोगों को, ठीक है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मिक्सिंग। व्हाइल हायरार्की मतलब रैंक्स तय कर देता है कि कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, है ना। जो ऊपर होंगे वो फेवर्ड होंगे, है ना, उनको ज्यादा स्टेटस मिलेगा, उनको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे, है ना, और वो एक तरीके से उनको एजुकेशन में भी अच्छा खासा कंडीशन होगा, दे विल बी गेटिंग गुड जॉब्स। वाइल जो नीचे होंगे उनको बहुत वी हैव रेड ना कैसे ह्यूमिलिएशन फेस करना होता है। डिटेल चैप्टर मैंने जब पढ़ाया था तो आपको पढ़ाया था मैंने कि कैसे ह्यूमिलिएशन इन्हें झेलना पड़ता है जो कि बॉटम लाइन पे होते हैं। प्योरिटी पोल्यूशन पढ़ा था ना आपने कि पोल्यूशन क्या कि जो अनटचेबल्स है उनकी परछाई भी बहुत खराब मानी जाती थी। तो ये सारी चीजें हैं बच्चे, है ना। यहाँ तक समझ में आया? ये थे कुछ टर्म्स कॉन्सेप्ट्स इस कास्ट सिस्टम से रिलेटेड पर्टिकुलरली। अब हम इसकी हिस्ट्री पे जानेंगे कि पहले क्या था और अभी क्या है। हिस्ट्री के बारे में बताया ना, प्री मॉडर्न हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर कास्ट की बात करें तो दो चीजें होती थी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक होता है वर्ण और एक होता है जाति। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे? एनीवन?
दोनों में डिफरेंस क्या है? वर्णा मीन्स व्हाट? इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू व्हाट? इट इज बेसिकली यू कैन से कि कास्ट वर्ण जो है इसमें आते हैं हमारे 4 वर्ण जिनके बारे में हम बात करते हैं, ब्राह्मण्स, वैश्यस, शूद्रास, क्षत्रियस, ये चारों के चारों हमारे वर्णा के अंदर आते हैं बच्चे। जाति के अंदर क्या आते हैं? सब डिविजन्स, ठीक है। ये वर्णा और जाति जो है ये साथ में मिलके कास्ट बनाते हैं, ठीक है। पहले के टाइम पे हम बात करें प्री हिस्टोरिकल, बहुत पहले की बात करें अगर हम, तो जब हम बोलते थे कास्ट या अभी भी वो हम जब बोलते हैं कास्ट तो वी पर्टिकुलरली मीन कि वी आर टॉकिंग अबाउट वर्णास, इजंट इट? द वर्ड कास्ट, इसका मतलब सभी को लिखना है इन द कमेंट सेक्शन, दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कास्ट? द वर्ड कास्ट एंड वेयर फ्रॉम इट इज डिराइव्ड, ठीक है। सो वर्णा के बारे में मैंने बताया। जाति का मतलब क्या होता है? जाति के अंदर आते हैं आपके सब डिविजन्स विद इन द कास्ट, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने डिस्कस किया था अबाउट वर्णा एंड जाति इन द फुल डिटेल चैप्टर में, जहाँ पे हमने बात की थी कि वर्णा जो होता है वो ब्रॉडली कैटेगराइजेशन होता है ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ 4 कैटेगरीज, व्हाइल जातीज में हम देखते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ क्लासिफिकेशंस होते हैं। वर्णा जो है वो ब्रॉड टर्म है, जाति जो है वो क्या है? वो एक नैरो टर्म है जिसमें काफी सारे लोग आते हैं। ये सारे डिस्टिंक्शंस थे जो हमने बात किया था इन डिटेल इन द चैप्टर, जिन्हें याद होगा दे विल बी इजीली रिलेटिंग, ठीक है, बिकॉज वी हैव डिस्कसिंग द चैप्टर इन द 30 मिनट्स। सो दिस थिंग शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। तो अगर आपको क्लियर ना हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में बाद में, ओके। वर्णा जाति समझ में आ गई। नेक्स्ट था हमारा ब्रॉड में, अगर मैं बताऊं तो वर्णा यही होता है जिसमें 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है। जाति जो है वो नैरो टर्म है, ये लोकल होता है एंड ये पैन इंडिया होता है। ये हमने कुछ डिस्टिंक्शंस डिस्कस किया था यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ कॉलोनियल इम्पैक्ट। एक होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, वो था प्री वैदिक पीरियड या वैदिक पीरियड की बात कर लो, है ना। तुम्हारे चैप्टर के हिसाब से वैदिक पीरियड के बारे में बात की गई है, जहाँ पे कास्ट जो था वो ऑक्यूपेशन से बेसिस था, ठीक है। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड था या ऑक्यूपेशन भी ना कर लो, यू क्या वो क्वालिटीज के बेसिस पे था, ठीक है। ये आपका की टर्म हो सकता है आपके याद रखने के लिए। मैं एज एन इंडिविजुअल मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि मैं कौन से वर्ण से होंगी, ठीक है, कौन से वर्ण से होंगी, ये मेरा क्वालिटी बताएगा मुझे। जैसे मान लो कि आप हो, कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नाम है एक्स, ठीक है। ये पर्सन जो है ये बहुत ज्यादा अच्छा है इन यू कैन से रनिंग, ठीक है, रनिंग में बहुत बढ़िया है, इसके मस्कुलर पर्सन है, ठीक है, या यू को फिजिकली बहुत ज्यादा फिट है, मेंटेन्ड है, ठीक है, ही इज अ बॉय, ओके, particularly. So if that qualities or characteristics if we are finding in X person, then he is going to be a Kshatriya, ठीक है। If Y person is there and she is very intellectual, ठीक है, so she should be a Brahmin, ठीक है। तो कैटेगरीज के बेसिस पे हम पहले बताया करते थे कि लोग जो हैं वो ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र होंगे पहले के टाइम पे। लेकिन फिर जब कॉलोनियल इम्पैक्ट पड़ता है, ब्रिटिशर्स को मतलब हम पे राज करना था, है ना, तो उन्होंने सर्वेज निकाला, क्लासिफाई किया, रिजिड बना दिया कास्ट सिस्टम को। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्वेज निकाली, सर्वेज निकालने के बाद उन्होंने जो समझ में आया उन्होंने वो रिटन फॉर्म में लिख दिया, जिसमें उन्होंने ये लिखित तौर पे बता दिया कि ये कास्ट ऊपर होंगे, ये कास्ट नीचे होंगे, जिसके बाद हमने देखा कि ये जो है लीगली रिकॉग्नाइज होने लग गया, ठीक है। एंड हम लोगों ने लीगली मानना हम चालू कर दिए कि ये जो है वो क्या करेगा, आपको बर्थ बेस्ड है। पहले ये बर्थ बेस्ड नहीं था, पहले ये क्वालिटीज बेस्ड था, या यू कहो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, ओके, क्वालिटीज बेस्ड था। लेकिन अब जब कॉलोनियल इम्पैक्ट पड़ा, ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट पड़ा, तो ये क्या हो गया, बर्थ बेस्ड हो गया कि अब आप जिस फैमिली में बिलोंग करते हो, जिस फैमिली में आपका बर्थ हुआ है, आप उसी वर्ण के हो, आप उसी कास्ट के हो, ये हो गया आपका क्या, कॉलोनियल इम्पैक्ट, है ना। पोस्ट कॉलोनियल में हमने क्या देखा, एक यहाँ पे कोई एक्ट था, आपको याद है, एक्ट ऑफ विच वन, 1935, जहां पे हम देखते हैं क्या, स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का जो टर्म होता है वो यूज करने आते हैं, हम लोग करने लग जाते हैं ऑफिशियली, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आते हैं हम अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। जब हमें ब्रिटिशर्स से आजादी मिल जाती है ना बच्चे, तब हम क्या देखते हैं, अनटचेबिलिटी जो है वो अबॉलिश हो जाती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश करता है उसे। रिजर्वेशन पॉलिसीज जो है, सीट्स इन एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब्स और एससीज एसटीज, यानी कि हम देखते हैं कि रिजर्वेशन मिलने लग जाता है एससीज और एसटीज को, ठीक है, जो हमारे लोअर कास्ट के लोग थे। फिर हमने देखा अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है ना,
हमने देखा ना कि अपना 5 ईयर प्लान्स वगैरह इस टाइम पे आना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे हम अपने एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करने लग जाते हैं, अपने इंडस्ट्री पे काम करने लग जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस हमारे सोसाइटी में आने लग जाते हैं। कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो अर्बनाइजेशन आने लगी, इंडस्ट्रीज का फॉर्मेशन हुआ, तो एजुकेशन जो है वीकन सम कास्ट रूल्स। अब एजुकेशन जैसे जैसे फैलने लगा तो आप स्कूल जाते हो, कॉलेजेस जाने लगे, तो बच्चे जो है वो अब एक दूसरे से कास्ट थोड़े पूछेंगे कि आपका कौन सा कास्ट है, हम आपके पास नहीं बैठेंगे, ये सारी चीजें हम नहीं करते हैं, है ना। तो लोगों में जागरूकता आने लगी, अवेयरनेस आने लगी, एंड दे कास्ट सिस्टम जो है वो उसके बारे में भूलते चले गए। वाइल जो कास्ट है, जो लोअर कास्ट है, वो तो नहीं भूल सकते इस प्रॉब्लम को जो उन्होंने फेस किया है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड रिजर्वेशन इज समहाउ वेरी हेल्पफुल फॉर देम, and this is we can say a lifeline for them as well. We have read detail में chapter के अंदर caste retains social relevance especially in the rural localities. Rural localities गांवी क्षेत्र में जो caste है वो अभी भी बहुत ज्यादा you can say prevalent है बच्चे, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स लिंक टू कास्ट। अब और दो टर्म्स है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। ये दोनों जो टर्म्स है आपके वो है संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट। ये किसने दिया था बच्चे? एमएन श्रीनिवास ने दिया था, ये हमारा जो टर्म है, ठीक है। श्रीनिवास ने ये टर्म दिया था बच्चे। एंड संस्कृताइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे आप मुझे कॉपी करोगे और मेरे जैसा बनने की कोशिश करोगे। आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो आप मुझे कॉपी करोगे कि मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, तो आप भी मेरे को मैं जैसे करती हूँ आप वही करने लगोगे। मान लो मैं चॉकलेट खाती हूँ तो आप मेरे को बहुत पसंद करते हो तो आप भी चॉकलेट खाना शुरू कर दोगे। बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ कि बहुत से बच्चे जो होते हैं उनको समझ नहीं आता है, ठीक है। तो उनके लिए मान लो आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हो तो आप क्या करोगे? आपको पता चला कि कहीं से कि मैं चॉकलेट्स मुझे बहुत पसंद है, या फिर मैं समोसे खाती हूँ, तो फिर आप बहुत ज्यादा समोसे चॉकलेट्स खाने लगे, है ना। पिक्चर्स अपलोड करने लगे कि देखो मैम मैं भी खा रहा हूँ, मतलब या खा रही हूँ। सो दिस इज व्हाट, दिस इज संस्कृताइजेशन। जहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ये तो बहुत लेमन एग्जाम्पल था, एग्जाम में मत लिख के ना, ये तुम्हारे समझने के लिए था। जहाँ पे लोअर कास्ट के जो लोग हैं, अब यहाँ पे आप मुझे नॉर्मली फॉलो कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो, बट मेनली संस्कृताइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे लोअर कास्ट जो है वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं प्रैक्टिसेस ऑफ हाई कास्ट टू इम्प्रूव देयर स्टेटस। यानी कि कोई एक्स पर्सन है जो कि हाई कास्ट का है एंड कोई वाई पर्सन है जो कि लो कास्ट का है, ठीक है। तो हाई कास्ट के लोग जो होते हैं वो वेजिटेरियन से मान लो, तो ये भी वेजिटेरियन बन जाते हैं। ये जो है वो पूजा पाठ करते हैं तो ये भी पूजा पाठ करना चालू कर देते हैं। ये मान लो सती प्रथा प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी सती प्रथा प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। तो ये चेंजेस होते हैं बच्चे, समझ में आया? संस्कृताइजेशन आई होप अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। डोमिनेंट कास्ट हम देखते हैं बच्चे, डोमिनेंट कास्ट क्या होता है? ग्रुप्स विथ लार्ज नंबर्स, यानी कि जो हमारे डोमिनेंट कास्ट होते हैं उसके कुछ फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे पहला, इनके पास जमीन बहुत ज्यादा होती है, जमीन होती है अच्छी खासी नंबर ऑफ, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज होते हैं, प्रेस्टीज भी होता है। अब इनके पास जमीन है ना, जमीन है तो फिर ये जमीन पे काम करवाएंगे लोगों से, फिर प्रॉफिट जनरेशन काफी होगा, उस प्रॉफिट को वापस से वो लगाएंगे उस जमीन पे, तो और जमीन से बहुत ज्यादा प्रॉफिट उनको अर्न होगा, है ना। तो वो प्रॉस्परस हो गया एज अ होल। सो लैंड है उनके पास, लैंड रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज भी हो जाते हैं, फिर प्रेस्टीज भी हो जाता है। अब प्रॉफिट कमा रहे हैं तो फिर घर बनवा लिया, है ना, तो फिर घर बनवाने से समाज में आपको क्या होता है? इज्जत बढ़ता है ना, पावर आता है आपके पास कुछ, है ना। तो वो सारी चीजें आपके पास आने लग जाती हैं। सो डोमिनेंट कास्ट इज दैट। तो ये हमने बात की थी। कास्ट सिस्टम को समरी अगर हम देखें तो कास्ट सिस्टम में हमने क्या डिस्कस किया बच्चे, कि एक होते हैं हमारे सबसे ऊपर ब्राह्मण जो कि क्या करते हैं? प्रीस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, क्षत्रियस, वैश्यस, शूद्रस एंड हमारे दलित होते हैं। अब इनका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपको थोड़ा सा रीड आउट करना है जिससे कि आपको नोट्स मिलता है बच्चे, ठीक है। एंडोगामी है, सो ये रूल्स बनाता है हमारे, है ना, बर्थ बेस स्टेटस, देन कॉमन कुछ रूल्स होते हैं फूड शेयरिंग से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन, प्योरिटी, पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट होते हैं, सेपरेशन होता है, हायरार्की होती है ना। फिर अनटचेबिलिटी में हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन होती है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे अभी तक कास्ट सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ा बच्चों। यहाँ तक आई होप किसी को भी कुछ इश्यूज और डाउट्स नहीं होंगे, ठीक है। अगर होंगे बच्चे तो आपको कहाँ रीच आउट करना है? कमेंट सेक्शन में। समझ में आ रहा है बच्चे? चलिए, so we will be now discussing about the next one, which is the what? We will be discussing next about the tribes or tribal communities. अब tribes के बारे में बच्चे बात करें तो tribes कौन होते हैं? बताइए, tribes कौन होंगे? tribal communities कौन होंगी? वो communities basically इनको अगर हम define करें तो कैसे define करेंगे? ये मेरा main question है। इनको define करना है तो हम अक्सर इन्हें कहते हैं कि they are the original inhabitants हैं और बहुत लॉन्ग टाइम से
ये हमारे लैंड पे रह रहे होते हैं, ठीक है। ये सारे कुछ वेज होते हैं इन विच वी जनरली डिस्क्राइब द ट्राइबल कम्युनिटी। ओके, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि दे आर हैविंग एगैलिटेरियन स्ट्रक्चर्स, ओरल ट्रेडिशन है इनका, ये ज्यादा लिखते नहीं है ना, और इनके अंदर स्टेट्स का प्रोविजन नहीं है, ये एकजुट होते हैं एंड ग्रुप्स के वाइज रूल कर रहे होते हैं। दे डोंट हैव अ प्रॉपर लीडर, जो कि मेन लीडर होगा वही रूल करेगा सब कुछ, ऐसा नहीं होता है बहुत ज्यादा। स्क्रिप्चर्स, वो रिलीजन भी फॉलो नहीं करते हैं द ट्राइबल कम्युनिटीज। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंक्टिवनेस फ्रॉम कास्ट। अब हम इन्हें डिस्टिंक्ट कैसे मानेंगे फ्रॉम कास्ट, ये कैसे कास्ट से अलग है? कास्ट से ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटीज कैसे अलग है बच्चे? ऑफ कोर्स यहाँ पे हम नहीं देखते कोई प्योरिटी पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम हायरार्की नहीं देखते हैं, देखते हैं? नहीं देखते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन क्लान्स, जो हमारे समाज में ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लान्स और किनशिप से रिलेटेड है बच्चे। मतलब यहाँ पे हम फैमिली को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं फॉर रूल। ओके, ट्रेडिशनली आइसोलेटेड है ना, हम जानते हैं कि जो ट्राइब्स हैं वो आइसोलेटेड एरियाज में रह रहे होते हैं, उन्हें ज्यादा पसंद नहीं है कि आप उनके घर में जाके बार बार मतलब इंटरफेयर करो, दे डोंट लाइक दैट, है ना। सो दे आर नॉट लिंक्ड विद द ब्रॉड वाइडर सोसाइटी एज वी आर, है ना। समझ में आ रहा है? आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आए आपको पड़ोसी भी पूछेगा आपको, भले ही आपको पड़ोसी से आपके ज्यादा जान पहचान नहीं है, बहुत ज्यादा आपकी बात नहीं होती है, पर फिर भी उसको पड़ी है कि आपको कितना मार्क्स आए, ताकि वो अपने बच्चों को कंपेयर करे आपके मार्क्स से, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चे, ये है आप कनेक्टेड हो वाइडर सोसाइटी से, बट दे आर नॉट, राइट। ट्राइबल सोसाइटीज की बात करें, इंटरेक्शंस विद वाइडर सोसाइटी की, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि काश मैम हम लोग भी इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं होते, है ना, मे बी। चलिए, ट्राइब्स जो है, अब कॉलोनियल टाइम पे उनकी जिंदगी कैसे चेंज हुई। हम सभी जानते हैं कि कॉलोनियल रूल में क्या पढ़ा था हमने, फॉरेस्ट लॉज आ गए थे, याद है कुछ? फॉरेस्ट लॉज आए थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए थे, है ना। टी प्लांटेशन स्टार्ट की थी, तो प्लांटेशन वगैरह इन सभी में से इफेक्ट कौन होगा बच्चे? लैंड, जमीन, इन सभी पॉलिसी से अफेक्टेड हो रहा है हमारा लैंड, और लैंड बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली कनेक्टेड है विद द ट्राइब्स बच्चे, बिकॉज फॉरेस्ट इज एवरीथिंग फॉर दी ट्राइबल सोसाइटीज, ठीक है। सो फॉरेस्ट जो है इन्होंने छीन लिया, फॉरेस्ट लॉज ला दिए, फिर धीरे धीरे इनके लाइफ में इंटरफेयर करने लगे, ट्राइब्स को बताने लगे कि आपको कैसे क्या करना है, उनको बताने लगे कि आप फॉरेस्ट में एंटर करेंगे बट आपके पास ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी होंगे, आप इस टाइम पे फॉरेस्ट में नहीं जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ऐसी जिंदगी इनके कंट्रोल कर बना ली थी उन्होंने, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अब जैसे ही हम इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर उन्होंने क्या प्रॉब्लम झेली, क्या झेली प्रॉब्लम बच्चे? इन्होंने देखा कि डैम्स का प्रोजेक्ट आ रहा है, माइनिंग के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिनसे इनका लाइवलीहुड बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इन्हें डिस्प्लेस किया जाता है। तो माइग्रेशन ऑफ हम देखते हैं नॉन ट्राइबल्स, और हम तीसरा जो चीज देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जो नॉन ट्राइबल्स हैं, माइग्रेंट्स, वो क्या करते हैं, वो ट्राइब के रीजन में जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, फिर वो क्या करने लग जाते हैं, इनकी जमीन इनसे ही छीन लेते हैं, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन होता है बच्चे, ये चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। डिबेट्स बात करें बच्चे, डिबेट्स क्या करोगे आप इनके बारे में? अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं ना कि काफी सारे डिबेट्स चल रहे हैं ट्राइब्स के लाइफ के बारे में। सो वी आर सीइंग व्हाट, दैट देयर इज एन आर्गुमेंट कि ट्राइब्स जो है दे शुड बी प्रोटेक्टेड। इससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, इज योर व्हाट। हमने एक और चीज पढ़ी थी, आपको याद है कुछ? यहाँ पे एक था हमारा परमानेंट ट्रेट, एक था हमारा एक और ट्रेट्स। तो कुछ हमने बात की थी कि ट्राइबल सोसाइटीज में कुछ होती हैं ऐसे जॉब्स जो कि, या कुछ ट्रेट्स होती हैं बच्चे जो कि परमानेंट इन नेचर होती है। जैसे हम कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, ट्राइब्स हमारे कंट्री में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में रहते हैं, है ना, ट्राइब्स पीपल, एंड दे आर आल्सो इन द मिडल ऑफ द कंट्री। वी हैव ऑल्सो डिस्कस कि कैसे जो परमानेंट ट्रेट्स होते हैं इनके लाइफ में, जैसे कि इनका कुछ लैंग्वेजेस हैं, ब्रॉडली वी हैव क्लासिफाइड देम इन द बेसिस ऑफ विच लैंग्वेज दे स्पीक और द रेशियल कैरेक्टर्स विच दे होल्ड, है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच वी डिस्कस, जो कि ज्यादा इन सभी में परमानेंट ट्रेट्स में ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं। वाइल जो हमारे टेम्पररी ट्रेट्स होते हैं बच्चे, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये एक ऐसे ट्रेट्स हैं जो चेंज होते हैं, जैसे लाइवलीहुड एंड ऑक्यूपेशन वाला फैक्टर। लाइवलीहुड मीन्स व्हाट, फॉर जीवन जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए ये डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करते हैं, ठीक है। दे कैन बी हंटर गैदरर्स, दैट इज द नेचुरल वर्क, बट एट द सेम टाइम दे कैन बी मर्चेंट्स, दे कैन
मिक्स विद द मेन स्ट्रीम सोसाइटी एंड दे कैन डू बिजनेस, जॉब्स, टीचिंग, ये सारे वर्क्स में ये हम देख रहे हैं ना कि बहुत सारे ट्राइब्स जो है वो मेन स्ट्रीम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दे आर कमिंग, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द पॉलिटिक्स एंड एक्सेट्रा. सो दिस आर द लाइवलीहुड वन. ठीक है, तो लाइवलीहुड है, ऑक्यूपेशन से है. सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि चेंज होते हैं थ्रू आउट द टाइम पीरियड. सो वी हैव डिस्कस टू ट्रेट्स ऑफ देयर टू ट्रेट्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज. जब हम डिबेट्स की बात करते हैं, आइसोलेशनिस्ट, इनके बारे में कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि ट्राइब्स जो हैं दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, है ना. ट्राइब्स जो है इनका अलग कल्चर है, ये इन लोगों को अलग रखना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए. ये आइसोलेशनिस्ट का बात है. इंटीग्रेशनिस्ट कहते हैं कि ट्राइब्स जो हैं वो हमारे ही सोसाइटी के एक पार्ट है. ठीक है, एंड इंटीग्रेशन और इक्वल राइट्स दोनों इंपॉर्टेंट है. इंटीग्रेट कराओ है, ऐसा मत करो कि इन्हें एकदम आइसोलेट कर दो कि आप तो दूसरे पता नहीं कौन से जगह से हो एंड हम कहीं और से हैं. तो ऐसा ट्रीट नहीं करना चाहिए हमें. इंटीग्रेशनिस्ट जो लोग होते हैं उनका मानना है कि ट्राइब्स भी हमारे सोसाइटी का पार्ट है. वी शुड इंटरेक्ट विद देम, वी शुड इंश्योर कि वो हमारे कंट्री में रह रहे हैं, अपनी कंट्री में रह रहे हैं, तो उन्हें आइसोलेट फील ना हो. उनके राइट्स को भी देखा जाए, उनके डिमांड्स को भी रखा जाए. ये सारी चीजें आइसोलेशनिस्ट कहते हैं. ये सारी चीजें इंटीग्रेशनिस्ट कहते हैं. आइसोलेशनिस्ट कहते हैं कि इनका अलग कल्चर है, इनको अलग प्रिजर्वेशन की जरूरत है. आप क्या सोचते हो, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओगे बच्चे. ठीक है, तो चलिए कास्ट सिस्टम की बात करें. यहाँ पे व्हाइट कलर आ गया, तो लेट्स टेक रेड पेन. सो कास्ट सिस्टम की बात करें तो पर्टिकुलरली हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे ब्राह्मण्स होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्यस होते हैं, शूद्रस होते हैं, एंड दलित्स के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है. वर्णास के बेसिस पे बेसिकली हमने क्लासिफाई किया है लोगों को. ठीक है, एंड वर्णास के अंदर फर्दर आते हैं कुछ जातिज जो कि लोगों को और ज्यादा डिवाइड करते हैं. ठीक है, जैसे बनिया टाइप के होते हैं और पता नहीं क्या क्या वर्ड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं. ट्राइबल लाइफ की बात करें तो ट्राइबल लाइफ कैसी है, बहुत ट्रेडिशनल लाइफ है इनकी, है ना. अपना जिंदगी बहुत आइसोलेशन में रहते हैं, एक खुशनुमा जिंदगी जीते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, ब्रॉड नेचर की वर्शिप करते हैं. इनका पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता है. हंटिंग गैदरिंग ज्यादातर ये करना पसंद करते हैं. फोक डांस एंड म्यूजिक ट्रेडिशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्राफ्ट्स पे डिपेंडेंट है. फॉरेस्ट एंड हिल्स आर एवरीथिंग फॉर देम, isn't it? So this is all about your caste. This is all about your caste and also about your tribal communities. तीसरा पिलर है हमारा आज का डिस्कशन का, वो है हमारा फैमिली. फैमिली की बात करें बच्चे, सो फैमिली में हम क्या देखते हैं. फैमिली इज व्हाट? इट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए, हमने 11th में भी पढ़ा था. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर not only the whole country but as abroad it is very very important. ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे इमोशनल सपोर्ट के लिए, हमारे सोशलाइजेशन के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. मतलब इन शॉर्ट कोई और इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए फैमिली ही जो है वही स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आप कह सकते हो. ठीक है, फैमिली में क्या होता है बच्चे? रिलेशनशिप्स होता है बाय ब्लड, बाय मैरिज, ठीक है, और बाय अडॉप्शन. ये चीजें हम देखते हैं. ठीक है, एंड फैमिलीज में हम देखते हैं कि फैमिलीज की कुछ टाइप्स होती है. याद है आपको फैमिलीज को हमने कितने तरीके से डिवाइड कर रखा है, टाइप्स. मैंने आपको 11th में एक बड़ा सा चार्ट याद करने को दिया था, आपको याद है वो चार्ट? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैंने उसी टाइम बोला था आपको. सो एक होती है न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं और उनके चिल्ड्रंस होते हैं. ठीक है, दैट इज अ न्यूक्लियर फैमिली जो आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है. मोस्टली ये न्यूक्लियर फैमिली प्रेवलेंट है, चलो देखा जाता है. ठीक है, इन शॉर्ट एक्सटेंडेड फैमिली हम देखते हैं, इसमें होते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एक्सेट्रा. सो ये हमारी बड़ी फैमिली होती है जो अक्सर हमारे इंडिया में देखी जाती है. ठीक है, बहुत से लोग अभी भी एक्सटेंडेड फैमिली में रहते हैं. ठीक है, और हमारे होते हैं नेबरिंग फॉर्म्स. नेबरिंग फॉर्म्स में हम देखेंगे पैट्रीलोकल हो गया, मैट्रीलोकल हो गया. ठीक है, देन पैट्रियार्की होती है. पैट्रियार्की आपको पता है ना, फादर का डोमिनेंस, मेल डोमिनेंस अगर हम शॉर्ट में बोले तो. मैट्रियार्की मतलब फीमेल डोमिनेंस, पैट्रीलोकल मतलब एंड मैट्रीलोकल मतलब, और एक होता है हमारा मैट्रिलिनी और एक होता है हमारा पैट्रिलिनी. सो ये सभी हमने डिस्कस कर रखा है ना. सो एक्सेट्रा आर डिफाइंड बाय रेसिडेंस एंड अथॉरिटी. रेसिडेंस एंड अथॉरिटी के बेसिस पे डिविजन्स है. जैसे रेसिडेंस मींस पैट्रीलोकल में क्या होता है कि आपकी शादी होगी तो आप अपने हस्बैंड के घर जाओगे, है ना,
और मैट्रिलोकल में आपकी शादी होगी तो आप अपने वाइफ के घर में जाओगे। तो ये सारी चीजें हमने ब्रॉडली डिस्कस कर रखी थी। फैमिली चेंजेस की बात करें बच्चे, तो हम देख रहे हैं कि मॉडर्न टाइम्स में, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में हम न्यूक्लियर फैमिली का प्रेलेवेंस देखने को मिल रहा है, सिग्निफिकेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि दे आर लिविंग विद देयर पार्टनर एंड देन फर्दर विद देयर चिल्ड्रंस। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक्सटेंडेड फैमिलीज और जॉइंट फैमिलीज भी एक्सिस्ट करती हैं। हमने उनका पढ़ा भी था, आपको याद होगा चैप्टर में, तो कि अभी तो न्यूक्लियर फैमिलीज है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जब दो पार्टनर्स है, दे आर लिविंग टुगेदर एंड दे आर हैविंग चिल्ड्रंस, देन चिल्ड्रंस को देखने के लिए भी तो कोई चाहिए, बिकॉज दे आर गोइंग फॉर जॉब्स, तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? तो इन दैट केस दे आर फाइंडिंग दी they are finding that joint family is important factor for the survival, है ना, for that case। तो अब हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली से फिर कुछ शिफ्ट धीरे धीरे ग्रेजुअली देखने को मिल रहा है हमें। सो एज अ होल हम बात करें तो these are the changes which we are seeing। पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिलीज एंड जॉइंट फैमिलीज का हम देख रहे थे कि था प्रचलन। उसके बाद हमने देखा कि भाई न्यूक्लियर फैमिली तो ट्रेंड पे चलने लग गया, लेकिन फिर हम कुछ चेंजेस ग्रेजुअली फिर से देख रहे हैं। तो ये हमारे चेंजेस चल रहे हैं बच्चे। एंड किनशिप की बात करें वंस अगेन, सो इट इज सोशल रिलेशनशिप्स जो कि बाय ब्लड होता है, बाय मैरिज होता है या फिर अडॉप्शन होता है। अगेन ब्लड के बेसिस पे यू हैव योर अंकल्स एंड आंट्स एंड उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं, दे आर योर ब्लड किनशिप्स, ठीक है। मैरिज के थ्रू भी हमारे किनशिप्स बनते हैं, जैसे कि हमारी शादी हो गई तो हमारे पार्टनर्स के जो भी रिलेटिव्स हैं वो हमारे भी रिलेटिव्स हो जाते हैं, तो दैट इज योर किनशिप। अडॉप्शन के बेसिस पे भी हो गए। इसमें क्या होता है? डिसेंस होते हैं, मैरिज, अलायंसेस एंड इनहेरिटेंस, जो मैंने बताया वही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। नॉर्म्स जो है वो अगेन होते हैं अडॉप्टेड विद। नॉर्म्स मतलब क्या? क्या आपसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर नॉर्म्स का दे, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, सो दैट इज योर नॉर्म्स, ठीक है। अडॉप्टेड विद इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंज। तो फैमिली सिस्टम इन इंडिया की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की, मैट्रिडिनी, ये सारे हमारे फैमिलीज के टाइप्स हो गए। एक बार आपको ये रीड करना है इमेज। सो वंस अगेन अगर हम कंटिन्यूटी एंड चेंज के बारे में डिस्कस करें तो ये चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि फैमिली हो गई, ट्राइब हो गई, कास्ट हो गई, उन्होंने कैसे हमारे लाइफ को शेप किया है हमारे सोसाइटी के अंदर इन एवरीडे लाइफ, एंड आज भी करते हुए आए हैं, है ना। इन्होंने हमारी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, हमारे हिस्ट्री, लॉ, इकोनॉमी, एजुकेशन को आज भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स को भी बहुत ज्यादा शेप कर रहे हैं ये लोग। दे आर डिस्कसिंग, दे आर ब्रिंगिंग आउट देयर प्रॉब्लम्स इन द प्रेजेंट टाइम, जिसके बेसिस पे हम इनके लिए लॉज, रिजर्वेशंस की पॉलिसीज या फिर ऐसे तमाम तरीके की चीजें कर रहे हैं जिनसे इनको अपने राइट्स मिल सके, है ना। सो ये सारी चीजें हैं। अब मैटर क्यों करता है कि हम इनके बारे में पढ़ें? अगर हम इनके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन अभी भी है बच्चे, कास्ट का रेलेवेंस अभी भी देखने को मिल रहा है इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, है ना। कास्ट अभी भी प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि हट गया है। अगर आप अपने अगर आप विलेज में रह रहे होते तो आप ज्यादा, या रूरल एरिया में अगर आप रहते हो तो आप अच्छे से देख सकते हो, कनेक्टेड हो तो, कि कैसे कास्ट अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन आवर सोसाइटी, इन आवर पॉलिटिक्स एज वेल। कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट में, पॉलिटिक्स में, आइडेंटिटी में, इनइक्वालिटी में, सोशल मोबिलिटी में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आज भी कुछ एरियाज है जहाँ पे हम देखते हैं कि लोग जो है दे आर कॉन्सेंट्रेट, मीन्स मान लो कि कोई एक्स स्टेट है, ठीक है। अब एक स्टेट में बहुत सारे कास्ट रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला जो कास्ट है यहाँ पे इनकी यूनिटी ज्यादा है, तो ये चाहते हैं कि इनका ही लीडर आए, इनके ही कास्ट का लीडर आए। सो ये सारी कास्ट हम देख रहे हैं अभी भी रेलेवेंस, ये जो लीडर है वो वोट बैंक्स के लिए पॉलिटिक्स करेगा, तमाम तरीके की चीजें हैं। तो समझ में आ रहा है ना बच्चे? सो वंस अगेन टेलीग्राम को जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। इंस्टाग्राम को जिन्होंने, इंस्टाग्राम पे जो मुझसे कनेक्टेड नहीं है वो फटाफट से क्यूआर को स्कैन करके ज्वाइन करेंगे। वन मोर थिंग, जैसे मैंने बताया कि ये क्वेश्चंस है बच्चे, ये आपको आंसर्स के साथ मिलेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें आप रीड आउट करोगे आपके एग्जाम के पॉइंट से। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दीज क्वेश्चंस आर। सो इफ यू थिंक कि आपने चैप्टर को एक बार फिर से ब्रश अप कर लिया है एंड आपको चीजें वापस से याद आ गई हैं, ऑल्सो आप ये जो क्वेश्चन है आपको रीड करोगे तो आपको और ज्यादा आइडिया मिलेगा और अच्छे से चीजें दिमाग में वापस से आएंगे अगर आपने चैप्टर को भूल भी गए हो तो, ठीक है। So once again, I want everyone to write in the comment section if this session was helpful or not. And we'll meet soon in the next session. Till then, take care everyone. Bye.